नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे समाज की बुनियाद का हिस्सा है, लेकिन जिसके कानूनी पैंचों के बारे में हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदू विवाह के कानूनी ढांचे की। हमारे पास इस विषय पर एक कानूनी गाइड है और आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की नज़र में एक शादी को पक्की और सही क्या चीज़ बनाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रस्म और रिवाजों की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा कानून है, 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट। और आज हम देखेंगे कि इस कानून के वो 5 जरूरी स्तंभ क्या हैं, और अगर कोई एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरी शादी का स्टेटस कैसे बदल सकता है। हाँ, और यहीं पर वो दिलचस्प शब्द आते हैं, शून्य और शून्यकरणीय, या अंग्रेजी में कहें तो वॉइड और वॉइडेबल विवाह। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके कानूनी मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। तो चलिए इस कानूनी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। हम्म, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि जब हम कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, तो क्या ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं। हाँ, कि ये सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता होगा। बिल्कुल। लेकिन कानून का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उन सभी लोगों पर लागू होता है जो धर्म से हिंदू हैं, मतलब वीरशैव, लिंगायत या आर्य समाज के अनुयायी। पर इसके अलावा ये कानून बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोगों पर भी समान रूप से लागू होता है। अच्छा, तो भारत के 4 बड़े धर्म इस एक कानून के दायरे में आते हैं। ये तो बहुतों को नहीं पता होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा भी समुदाय है जिसे इससे बाहर रखा गया है? हाँ, एक महत्वपूर्ण अपवाद है। ये कानून देश की किसी भी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों पर लागू नहीं होता, ओके। जब तक कि केंद्र सरकार कोई खास नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें इसके दायरे में ना ले आए। उनके लिए उनके अपने पारंपरिक रीति रिवाज ही मान्य होते हैं। समझ गया। तो ये कानून ये शादी को देखता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कोई प्रॉपर्टी की डील हो? नहीं, हिंदू कानून में शादी को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक संस्कार माना गया है। इसे एक पवित्र बंधन और एक जरूरी सामाजिक संस्था के तौर पर देखा जाता है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। पहला, वंश को आगे बढ़ाना। दूसरा, आपसी सहयोग और साथ निभाना, जिसे हम कंपेनियनशिप कहते हैं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, वो है दोनों पार्टनर्स के लिए कानूनी अधिकार बनाना। कानूनी अधिकार जैसे संपत्ति में हक, विरासत और गुजारे भत्ते का अधिकार। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि एक सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का मामला है। अब आते हैं उन 5 स्तंभों पर जिनका जिक्र हमारे सोर्स में है। ये वो शर्तें हैं जो एक शादी को कानूनी तौर पर वैलिड बनाती हैं। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ बहुत सीधा और सरल है। एक विवाह यानी मोनोगमी। कानून कहता है कि शादी के समय दोनों में से किसी का भी कोई जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए, मतलब एक समय में एक ही शादी। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है, मान लीजिए किसी ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर ली, तो वो दूसरी शादी कानून की नजर में शुरू से ही शून्य यानी वॉइड मानी जाएगी। मतलब वो शादी हुई नहीं। बिल्कुल, इट नेवर एग्जिस्टेड। और इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर द्विविवाह यानी बाइगमी का आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। अच्छा, उसके लिए सजा भी है? जी, सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो पहला नियम साफ है। अब दूसरे पर आते हैं। सिर्फ सिंगल होना ही काफी है या दिमागी तौर पर भी फिट होना जरूरी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल फिटनेस। कानून ये नहीं कहता कि आपको जीनियस होना है, लेकिन वो 3 बातें जरूर देखता है। क्या है वो 3 बातें? पहले कि आप मानसिक रूप से इतने स्वस्थ हों कि शादी का मतलब समझकर अपनी मर्जी से हाँ कह सकें, वैध सहमति दे सकें। दूसरी, आपको कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर ना हो जिसकी वजह से आप शादी निभाने या बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हों। और तीसरी, आपको पागलपन के ऐसे दौरे बार बार ना पड़ते हों। मतलब सहमति सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, जो उम्र से जुड़ा है। ये तो शायद सबको पता होगा। हाँ, ये नियम ज्यादातर लोगों को मालूम है। तीसरा स्तंभ है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। कानून के मुताबिक शादी के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जी, लेकिन यहाँ एक ऐसा कानूनी पेच है जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। 1 मिनट, यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है। स्टेट नाम का एक बहुत मशहूर केस है,
उस केस में अदालत ने एक हैरान करने वाला फैसला दिया। अदालत ने कहा कि अगर शादी में उम्र की ये शर्त यानी 21 और 18 वाली पूरी नहीं भी होती तो भी वो शादी कानूनी तौर पर वैध मानी जाएगी, वैलिड। क्या? ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। मतलब एक बाल विवाह भी कानून की नजर में वैध है? अगर कानून खुद मान रहा है कि ये गलत है और उसके लिए बाल विवाह रोकथाम कानून भी है, तो फिर वो उसी शादी को वैलिड क्यों कह रहा है? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए, इसके पीछे कानून की एक बहुत गहरी सोच है। कानून बनाने वालों ने सोचा कि अगर हम ऐसी शादी को सीधे सीधे अमान्य घोषित कर देंगे तो उस नाबालिग लड़की का क्या होगा? उसे पति छोड़ देगा, समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा और उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं बचेगा, जैसे गुजारा भत्ता मांगने का हक। सही बात है। इसलिए कानून उस शादी को वैध रखता है ताकि उस नाबालिग, खासकर लड़की के अधिकारों की रक्षा हो सके। लेकिन ऐसा करवाने वाले माता पिता या पति पर बाल विवाह कानून के तहत सजा का प्रावधान जरूर है। अच्छा, तो ये सजा और वैधता को अलग अलग रखकर नाबालिग के हितों की रक्षा करने की कोशिश है। उस केस में इसका क्या नतीजा निकला फिर? उस केस में नतीजा बहुत नाटकीय था, क्योंकि लड़के की पहली शादी जो नाबालिग उम्र में हुई थी वो तो वैध मानी गई। इसलिए जब उसने बाद में दूसरी शादी की तो वो द्विविवाह का अपराधी बन गया। अरे वाह, ये तो वाकई एक बारीक कानूनी नुक्ता है। चलिए अब आखिरी दो स्तंभों पर आते हैं जो रिश्तों की सीमाओं से जुड़े हैं। हाँ, चौथे और पांचवें स्तंभ का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि शादी बहुत करीबी खून के रिश्तों में ना हो। चौथा स्तंभ है निषिद्ध संबंध या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने सीधे वंशजों या पूर्वजों से शादी नहीं कर सकते, जैसे माँ बेटा, पिता बेटी, दादा पोती, या फिर सगे भाई बहन, चाचा भतीजी, मामा भांजी जैसे रिश्तों में। ठीक है। और पांचवां स्तंभ, वो सपिंड संबंध क्या है? सपिंड संबंध भी खून के रिश्ते से ही जुड़ा है, लेकिन इसका दायरा थोड़ा और बड़ा है। ये एक प्राचीन हिंदू अवधारणा है। आसान भाषा में समझें तो आप अपनी माँ की तरफ से 3 पीढ़ियों और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों के अंदर आने वाले किसी रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकते। इसका मकसद जेनेटिक पूल को स्वस्थ रखना है। लेकिन हमारे सोर्स में एक कस्टम अपवाद का भी जिक्र है, कस्टम एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब है? सही कहा। कानून ये भी मानता है कि भारत में विविधता बहुत है। इसलिए अगर किसी समुदाय में कोई ऐसा रिवाज है जो बहुत पुराना और लगातार चला आ रहा है और वो इन निषिद्ध या सपिंड रिश्तों में शादी की इजाजत देता है, तो कानून उस शादी को वैध मान सकता है। जैसे दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में होता है? बिल्कुल, जैसे वहाँ कुछ समुदायों में मामा भांजी की शादी का रिवाज है, लेकिन ये साबित करना पड़ता है कि वो रिवाज महज एक चलन नहीं बल्कि एक स्थापित परंपरा है। तो ये थे वो 5 स्तंभ। अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या होता है जब इनमें से कोई स्तंभ टूट जाता है। यहीं पर शून्य और शून्यकरणीय का कॉन्सेप्ट आता है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। एक शून्य यानी वॉइड विवाह एक ऐसे घर की तरह है जिसकी नींव ही नहीं डाली गई। नींव ही नहीं है? वो कभी बनाई नहीं। कानून की नजर में वो शुरुआत से ही अस्तित्वहीन है। और शून्यकरणीय यानी वॉइडेबल विवाह? एक शून्यकरणीय विवाह एक ऐसे घर की तरह है जिसकी दीवार में एक बड़ी दरार है। वो तब तक एक घर है, एक वैध घर, जब तक कोई पीड़ित पक्ष जाकर उस दरार के आधार पर उसे गिराने की अर्जी न दे दे। अगर वो अर्जी नहीं देते तो वो घर हमेशा के लिए वैध बना रहेगा। मतलब इसे रद्द करवाया जा सकता है? जी। पर ये अपने आप रद्द नहीं होता। एग्जैक्टली। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे घर की नींव ही नहीं पड़ती, मतलब शादी वॉइड हो जाती है? कानून ने 3 ऐसी रेड लाइंस तय की हैं। जी। पहली, द्विविवाह यानी दूसरी शादी। जी। दूसरी, निषिद्ध संबंध। और तीसरा, सपिंड संबंध में शादी करना। इन 3 मामलों में शादी शुरू से ही शून्य है। और वो दरार वाले मामले कौन से, जहाँ शादी वॉइडेबल होती है? इसके भी कुछ खास आधार तय किए गए हैं। पहला है इम्पोटेंसी, यानी अगर कोई भी पार्टनर शारीरिक रूप से संबंध बनाने में स्थायी रूप से अक्षम हो। दूसरा, अगर किसी की सहमति मानसिक अस्वस्थता की वजह से वैध न हो। तीसरा, और ये बहुत आम है, अगर सहमति धोखे से या जोर जबरदस्ती से ली गई हो।
और चौथा, अगर शादी के समय पत्नी पति के अलावा किसी और से गर्भवती हो और पति को इस बात का पता न हो। इन मामलों में पीड़ित पक्ष चाहे तो अदालत जाकर शादी को रद्द करवा सकता है। धोखे वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प है। चलिए इसे कुछ असली अदालती मामलों से समझते हैं। पहला केस है बाबुई पन्मातो कुएर बनाम राम आज्ञा सिंह। इसमें क्या हुआ था? ये 1968 का मामला है। इसमें एक पिता ने अपनी बेटी की शादी तय की और बताया कि लड़के की उम्र 25-30 साल है। रीति रिवाजों की वजह से दुल्हन शादी की रस्मों के दौरान दूल्हे का चेहरा नहीं देख पाई। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल गई तो उसे पता चला कि उसका पति असल में लगभग 60 साल का था। बाप रे, बताई गई उम्र से सीधा 2 गुना? तो क्या उम्र के बारे में ये झूठ शादी को रद्द करवाने के लिए काफी था? हाँ बिल्कुल। अदालत ने कहा कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा झूठ नहीं था। दूल्हे की उम्र एक महत्वपूर्ण तथ्य थी, मटीरियल फैक्ट। इस सच को जानबूझकर छिपाना एक ऐसी धोखाधड़ी थी जिसने सहमति की पूरी नींव ही हिला दी। इसलिए अदालत ने इस शादी को रद्द कर दिया। ये तो हुआ सीधे सीधे झूठ बोलकर धोखा देना। लेकिन सोर्स में एक और केस है, आशा कुरैशी बनाम अफाक कुरैशी। ये कुछ छुपाकर धोखा देने का उदाहरण है। हाँ, इसमें धोखा थोड़ा अलग किस्म का था। यहाँ पति को शादी के लगभग 1 साल बाद पता चला कि उसकी पत्नी की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। अच्छा। और उसके पहले पति की मौत हो गई थी, मतलब वो विधवा थी। ये बात उससे पूरी तरह छिपाई गई थी। और अदालत ने इस पर क्या कहा? क्योंकि यहाँ किसी ने सीधे तौर पर झूठ नहीं बोला था, बस एक सच को छिपाया था। अदालत ने माना कि ये छिपाना भी धोखाधड़ी के बराबर है। कोर्ट ने कहा कि अपनी पिछली शादी के बारे में बताना पत्नी का कर्तव्य था। ये एक ऐसी जरूरी जानकारी थी जो पति के शादी करने के फैसले को प्रभावित कर सकती थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर पति को शादी रद्द करवाने का अधिकार दिया गया। ये केस दिखाता है कि सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, जरूरी सच छिपाना भी फ्रॉड माना जा सकता है। ये तो आज के जमाने में भी बहुत रेलेवेंट है। अच्छा, एक तीसरा और आखिरी केस है पी बनाम के। इसमें अक्षमता और छिपाव दोनों का एंगल था। जिम। इस मामले में शादी के बाद पता चला कि पत्नी को एक गंभीर मेडिकल कंडीशन थी, यूट्रिन प्रोलैप्स, जिसकी वजह से यौन संबंध बनाना असंभव था। पति ने अदालत में कहा कि ये समस्या शादी से पहले से थी और पत्नी ने जानबूझकर इसे छिपाया। तो यहाँ 2 बातें थीं, एक तो शारीरिक समस्या और दूसरा उस समस्या को छिपाना। अदालत ने इसे कैसे देखा? अदालत ने दोनों पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने माना कि ये मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से यौन संबंध बनाना नामुमकिन था, कानून के नज़र में इम्पोटेंसी का ही एक रूप है। और क्योंकि पत्नी को शादी से पहले अपनी इस हालत के बारे में पता था और उसने ये बात छिपाई, ये धोखाधड़ी का भी मामला बन गया। तो इन दोनों आधारों पर अदालत ने शादी को शून्य करनीय घोषित कर दिया। तो इन सभी मामलों से एक बात तो साफ है, कानून शादी जैसे रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता को बहुत महत्व देता है। शब्द नहीं है, ये सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ लिया गया फैसला होना चाहिए। जब आप कोई जरूरी सच छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं तो आप सामने वाले की स्वतंत्र सहमति देने की क्षमता पर ही हमला करते हैं और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो आज हमने हिंदू विवाह के कानूनी ढांचे की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा की। हमने 1955 के एक्ट की नींव को समझा, उन 5 स्तंभों को देखा जिन पर एक वैध विवाह टिका होता है, और शून्य करणीय विवाहों के बीच के उस जरूरी फर्क को भी समझा। और हमने देखा कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इन कानूनों का असली लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। सहमति, ईमानदारी और पूरी जानकारी देना ये सिर्फ नैतिक मूल्य नहीं बल्कि इस कानूनी ढांचे के बहुत जरूरी हिस्से हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए, हमारी सोर्स में निषिद्ध संबंधों के भीतर शादी के लिए एक कस्टम अपवाद का जिक्र था। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज के आधुनिक बदलते हुए समाज में जहां हमारे पास एक लिखा हुआ सबके लिए बराबर कानून है, उसमें पुरानी समुदाय आधारित रीति रिवाजों की जगह क्या होनी चाहिए, खासकर तब जब वो रिवाज कानून की मूल भावना से अलग जाते हों। एक कानूनी सिस्टम परंपरा और लिखित कानून के बीच ये संतुलन कैसे बनाता है, ये सोचने वाली बात है।